Hello students. In today's class we are going to discuss or start our chapter 3, that is motion in a straight line. ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझने से पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. ओके, और एक एक टर्म समझेंगे एंड फिर हम समझेंगे कि भाई जो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आपका ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, है ना, डिफरेंट इक्वेशंस क्या हैं, एंड देन वी विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स. ओके, तो यू सी, सबसे पहले जो हमें यहाँ समझना है वो टर्म समझना है विच इज नोन एज काइनेमेटिक्स. ठीक है, काइनेमेटिक्स. फाइन. अभी देखो, जो काइनेमेटिक्स की हम बात करते हैं ना, तो काइनेमेटिक्स में क्या आता है वो पहले समझ लो. काइनेमेटिक्स, अगर आपको याद होगा, जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने समझाया था कि काइनेमेटिक्स में क्या आता है. काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना. काइनेमेटिक्स में हम लोग किस चीज का डिस्कशन करते हैं? तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब जब मोशंस के डिस्कस करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या आता है काइनेमेटिक्स में कि भाई कॉजेज ऑफ मोशन. व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द मोशन. ठीक है, तो भाई क्यों, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, ओके, स्ट्रेट मूव कर रहा है या उसका पाथ कैसा है, ये सारी चीजें किस में आती है? काइनेमेटिक्स में आती है. अब जैसे कि हमने मोशन की बात करना है काइनेमेटिक्स में, तो डेफिनेटली एक दूसरा टर्म जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, विच इज मोशन. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि मोशन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है ना. जब आप मोशन की बात करते हो तो मोशन जो है, आप अपने आजू बाजू आप देख लो, आपका पंखा मूव कर रहा है. ठीक है, आप चलते हो, आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक राइड करते हो, आप कार चलाते हो, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो भी एक मोशन है ना. उसके बाद जो है, मान लो कि पेड़ जो है वो हवा के कारण हिलते हैं, वो भी मोशन है. पेड़ हिलते हैं तो पत्ते गिरते हैं, वो भी मोशन है ना. पानी जो है, वाटर, इफ यू सी इन द कैनाल्स और वाटर इन द डैम्स और वाटर इन द रिवर्स, ओशियंस, वो भी मूव करते हैं, वो भी मोशन है ना. एरोप्लेन्स मूव करते हैं, वो भी मोशन है. ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हो, आप जिस अर्थ पे रहते हो, अर्थ भी तो रोटेट करता है एंड वो अपने एक्सिस पे या रिवोल्यूशन करता है, वो सन के चारों तरफ, वो भी मोशन है ना. आपका गैलेक्सी भी मूव करता है, वो भी क्या है? मोशन है. तो जो भी ऑल अराउंड यू है ना, आप देखो तो एवरीथिंग, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे. मैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग पार्टिकल्स की बात करता हूं तो एकदम छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से स्टार्ट करो और बड़े साइज, जैसे कि साइज ऑफ यूनिवर्स है ना, साइज ऑफ प्लैनेट, साइज ऑफ यूनिवर्स, ये ले लो, वो भी मूव कर रहे हैं. तो मोशन आपको एज सच समझने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग इसको एक वेरी बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करें कि भाई मोशन को कैसे समझा जा सकता है, तो मोशन इज व्हाट? इट इज द चेंज in the position of an object with time. समझे? तो अभी भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? क्योंकि कोई एक टाइम है t1 जहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेस्ड है, और कोई एक टाइम है t2, आप क्या किए भाई, हो सकता है कि आपने क्या किया, घर में एक, लेट अस सपोज आप रैबिट लेके आए. ठीक है,
तो ये रैबिट क्या है, आपको आप समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब रैबिट आपके घर में है, आप टाइम t1 पे देखें कि अच्छा ये रैबिट तो मेरे एक कमरे में है, और टाइम t2 पे आए तो आपको क्या पता चला कि अरे ये रैबिट तो अब इस पोजीशन पे किसी दूसरे कमरे में आके है। तो क्या हुआ एक्चुअली कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप कैसे पता चला कि भाई वो उसने मूव किया। तो दो चीजें होती है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई आप पोजीशन देखते हो, ठीक है भाई, पोजीशन आप देखते हो कि भाई ये उस कमरे में था, अब इस कमरे में है। लेकिन पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में देखते हो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई आप देखे और उसके बाद t1 पे ही आप देखे अरे रैबिट यहीं पे है, और वहीं पे t1 पे देख रहे हो और बोल रहे हो रैबिट मूव नहीं कर रहा है। भाई रैबिट को भी तो मूव करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट द पोजीशन विल बी देयर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपका रैबिट जो है वो मूव किया है, पोजीशन चेंज किया है अपना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस, इफ यू हैव इंस्टेंसेस, इफ यू हैव सीन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग वेरी सिंपल डेफिनेशन जो होता है मोशन का वो यही होता है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। So if somebody asks, or in examination it is asked to you कि भाई what is a rectilinear motion, so the study of motion of objects along a straight line is known as what, rectilinear motion. So the study of motion of objects along a straight line is known as what, rectilinear motion, ठीक है। तो इसको याद रखो। तो what is your rectilinear motion, let me write it for you. What is rectilinear motion? So rectilinear motion is the study of motion of the objects along the straight line. Okay, so it is what, this is called the rectilinear motion, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग को यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसमें वेलोसिटी आता है, इसमें एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई एजम्पशंस कुछ जो हैं वो क्या है जिनके बेसिस पे हम इसकी स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो व्हाट आर दोज एजम्पशंस। पहला एजम्पशन हम क्या ले लेते हैं कि the objects in motion are point objects. Objects in motion are what, point objects, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब देखो क्या होता है, समझो अगर एक ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लोगे तो यहाँ पे आप इसका पोजीशन कैसे बता पाओगे, ठीक है। अगर इसका पोजीशन बताना है तो या तो इसका एक सरफेस पे कोई एक पॉइंट लोगे, है ना, जो कि सरफेस पे टच कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का मेजर पोर्शन सरफेस को टच करेगा, तो आप कैसे जानोगे कि इसका पोजीशन क्या है ना। तो एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए क्या है, हम ये मानते हैं, ये जो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है, ये एक पॉइंट इस तरीके से है ना, मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, सिंस दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is much smaller than the distance that it moves, ठीक है। जो उसका साइज जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो इतना बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जितना डिस्टेंस उसको मूव करना है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहते हैं। देखो जब फिजिक्स की बात होती है ना, तो वहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैटर करता है ना, लेकिन हमें क्या है यहाँ बात करनी है ऑब्जेक्ट के मोशन की, ना कि साइज की, है ना। जब मास की बात आएगी तब हम उसकी मास की बात और उसके वेट की बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग को केवल उसके मोशन की बात करनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू नेग्लेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कैसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उनको ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो एक एक दूसरी चीज हमें जो समझनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग को कौन कौन से फैक्टर समझना चाहिए ये हम देख लेते हैं। देखो पहला फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि भाई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखो मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक कोई लड़का है ना, एक कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, एक कोई बच्चा है यहाँ पे। अब ये बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 घंटे में ये बच्चा कितना मूव किया, ठीक है, ये बच्चा जो है कहीं एक किसी पॉइंट ओ पे खड़ा है, ठीक है, और 1 घंटे में ये कितनी दूर तक ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। तो वो जो किलोमीटर आप कैलकुलेट करोगे वो कहीं से तो कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि भाई वो बच्चा जो है ओ पे था, ओ से मान लो उसको कहाँ जाना है, पी पे जाना है, पी पे जो ये मान लो कि 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये कैसे पता चला, ये पता चला इस बेसिस पे कि हमें ये पता था कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिसके बेसिस पे आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। सेकंड चाहिए कि भाई आपके पास सेट ऑफ एक्सेस है ना, भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किस एक्सिस में वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो वर्टिकली मूव कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है ना, उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड करोगे कि भाई मतलब कैलकुलेट करोगे, जो भी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू मोशन, है ना। So this here set of axes is also important. Third important point that I have already discussed is time, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो है किस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक्स डायरेक्शन में गया कि वाई डायरेक्शन में गया या जेड डायरेक्शन में गया, वो कहाँ पे पता चल जाएगा, ये आपका जो है एक्स वाई जेड सेट ऑफ एक्सेस से पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं और एक ग्राफ में इसमें इसको y एक्सिस लेते हैं, इसको x एक्सिस लेते हैं, और जीरो को जो है ना ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या है, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और सारे कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से ही करते हैं, ठीक है। और जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो पोजीशन चेंज करने के लिए भाई कौन से, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे टाइम की जरूरत है ना। तो किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू कितने टाइम में ट्रैवल किया, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्लॉक की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जब उस विथ क्लॉक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको समझ लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो योर कोऑर्डिनेट सिस्टम okay, along with the clock constitutes the frame of reference, okay। तो देखो बहुत सिंपल है ना, अगर एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स है,
है ना, और वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक से या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या कहलाओगे भाई, आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन, तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं है ना। तो चॉइस जो होता है सेट ऑफ एक्सेस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको 2 एक्सेस लेना है, 3 एक्सेस लेना है, 4 एक्सेस लेना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप अगर 1 डायमेंशनल मोशन देख रहे हो तो स्ट्रेट लाइन का मोशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है तो उसके लिए आपको 1 एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए, 3 एक्सिस चाहिए, है ना। तो अगर एक एक्सिस पे वर्क हो रहा है तो 1 डायमेंशनल चलेगा, 2 एक्सिस के लिए चाहिए, 2 डायमेंशन में आपको मूव करना है तो 2 डायमेंशनल एक्सिस लेना होगा, है ना। अगर 3 डायमेंशनल मोशन करना है तो 3 एक्सिस। तो क्या क्या है इसका मतलब, क्या है, मान लो कि अगर स्ट्रेट लाइन में जाना है तो 1 एक्सिस हुआ। अगर मैं वहीं पे कहता हूँ कि नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन में नहीं जाना है, मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल एरिया में, एरिया मतलब क्या हुआ आपका, लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म्स में मुझे मूव करना है, और वहीं पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के टर्म्स में भी मूव करना है ना, तो एक क्यूबॉइड मान लो, उसमें क्या हुआ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के टर्म्स में मतलब कुछ ऊपर या कुछ नीचे भी ट्रेवल कर रहा है ना। जैसे आपका रूम है, उस रूम में अगर एक छोटा सा फेदर है ना, फेदर होता है ना, फेदर, ठीक है, फेदर अगर जो है उड़ रहा है, ठीक है, कोई पंख है वो उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो ऐसे भी उड़ रहा है, वो हवा में ऊपर भी कभी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो क्या है, वो 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सेस, ये सब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे से समझो, तो देखो अगर यहाँ पे मान लो कि मान लो कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है, एक कार है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके टर्म्स में होगा, जिस रोड पे ट्रेवल कर रहा है या आप देख रहे हो, आप अपने पोजीशन के बेसिस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओगे, तो आपका पोजीशन या जो रोड हुआ वो हुआ, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपके पोजीशन के, आप अगर स्टैटिक पोजीशन है, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो रोड पे आपको दिखेगा कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है ना, आपको ये कार मूव करते हुए दिखेगी, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये अप एंड डाउन नहीं होगी, हाँ, अनलेस अनटिल एक्सीडेंट ना हुआ हो। ये ऊपर कैसे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती है, ये राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखेगी। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसका होगा, जो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, आपके रेफरेंस को अगर लिया जाए तो उसके टर्म्स में ये कार जो है वो मूविंग होगी, ड्राइवर जो अंदर बैठा हुआ है उसके टर्म में ये कार जो है स्टैटिक होगी। इस बात को ख्याल रखो, हाँ, कार जो है, क्यों, जैसे कि आप अगर ट्रैवल करते हो ट्रेन में, तो अगर आप ट्रेन से बाहर देखते हो तो क्या होता है, आपको पेड़ जाते हुए नजर आते हैं, स्टेशन, कई लोग चलते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या है, आप अपने रिस्पेक्ट में आपको क्या लगता है कि बाहर जो लोग हैं वो चल रहे हैं, है ना, या हम मूव कर रहे हैं, वो स्टैटिक है। तो आपको आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन मूव कर रहा है ना। लेकिन जब आप अंदर बैठे रहते हो, मान लो ट्रेन के अंदर बैठे हो और एक दूसरे से बातें करते हो, तो क्या आप अगर अंदर बैठे हो तो आप तो मूव नहीं करते रहते हो, है ना। आप विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपने आप को, अपने आप के मोशन को समझने की कोशिश करो, है ना। तो वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये कार मूविंग है, लेकिन एक ड्राइवर अंदर बैठा है, वो कार चला रहा है, लेकिन वो मूव कर रहा है क्या, वो उसके हिसाब से कार जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट टर्म इज नोन एज पाथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाँ भाई हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो पाथ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ आप समझो कि भाई एक हम लोग जो है एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
इसमें मान लो कि ये O है, ठीक है, जो कि 0 बताता है। इसके बाद आपका जो है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सेस की लेबलिंग कर दी, फाइन। और ये किस में है, ये जो है मीटर्स में दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लस एक्स पोर्शन, ठीक है। वैसे ही दूसरे साइड हो सकता है -40, -80, -120, ठीक है, -160, है ना। ऐसे आपके जो है और रीडिंग्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा आपका -x एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं जिन पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूं, फाइन। अब हम लोग को पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म समझना है दैट इज नोन एज पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक एक्सिस देख रहे हैं, इस एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेट अस सपोज एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो कि एट x इक्वल टू 0, है ना, कार कहां पे है, x इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 x जो है इनिशियली कहां पे है, t इक्वल टू 0 टाइम इंस्टेंट में वो कहां पे है, x इक्वल टू 0। x का मतलब क्या हुआ, x ये x बता रहा है, ये -x है, ये +x पोर्शन है, और बीच में ये ओरिजिन है, ठीक है ना। तो एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब कार जो है मूव कर रही है। अब मूव करके वो कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये 3 अलग अलग लोकेशंस में जाएगी। ये P पे जाएगी, Q पे जाएगा कार, और R पे जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है 2 केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस 1, हम लोग ये कहते हैं कि जो कार है वो O से स्टार्ट हो रहा है और P पे जा रहा है, ठीक है। तो O से स्टार्ट करके P पे जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, भाई 0 से स्टार्ट हुआ, P पे गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, +360 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, +360 मीटर, है ना। तो ये जो +360 मीटर ट्रैवल किया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। जो ये 360 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। अब केस 2 क्या बोलता है कि भाई पहले तो कार क्या करेगा, O से P जाएगा, और फिर उसके बाद वो Q जाएगा, ठीक है, P से Q जाएगा, है ना। तो इसके केस में क्या होगा, अगर यहां पे आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पहले O से P गया, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो +360, ठीक है, और प्लस और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, 360 से ये 240 पे आया, 360 - 240 कर दो, ठीक है। तो कितना आंसर आता है, +360 + 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +480 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केस 2 में वो जो पाथ लेंथ कवर हुआ वो कितना हुआ, 480 मीटर कवर हुआ, ठीक है। नाउ पाथ लेंथ हमने समझ लिया। पाथ लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, वहां से जो भी पॉइंट आपको कहा जा रहा है उस पोजीशन पे जाके आपको कैलकुलेट करना है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ, है ना। अब यहाँ हमें एक 2 टर्म समझने की जरूरत है। एक टर्म होता है विच इज नोन एज स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी,
दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। हाँ, अभी मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है नहीं बताऊंगा, ये मैंने चैप्टर 2 में अच्छे से बता दिया है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, those quantities which have magnitude only। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी में केवल आपको वैल्यूज मिलते हैं वो क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपके फिजिक्स में ये काम आएगा आगे भी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसकी केवल वैल्यू पता होती है ना, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड जिसकी केवल पता होती है उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है। अब किसका हमें पता करना है? मोशन का पता करना है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब अगर हम लोग पाथ लेंथ की बात करें तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो, पाथ लेंथ जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में आ रहा है? वैल्यूज के टर्म में आ रहा है। यहाँ पे कहीं आपको बताया जा रहा है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, सॉरी कि इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है कि राइट में है? कहीं भी कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो जब इस एक्स एक्सिस पे तब पता चल रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन हो रहा है पाथ लेंथ का, तो पाथ लेंथ से कहीं भी आपको बता रहा है पाथ लेंथ, ये तो सिंपल बता रहा है 360 मीटर ट्रेवल हुआ। ये तो नहीं बता रहा है कि भाई ये जो है किस डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ, है ना। तो इसीलिए जो पाथ लेंथ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको ऑलवेज याद रखो, ठीक है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग और आगे के मोशन के चैप्टर्स देखेंगे तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और फिजिकल क्वांटिटी दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, है ना। मोशन को समझने के लिए ये सारे जो टर्म्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है जो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए हम पहले एक जो है ना एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, एजम्पशन लिया है हमने। तो T1 पे वो x1 लोकेशन पे है और T2 पे वो x2 लोकेशन पे है, ठीक है। x2 क्या बता रहे हैं? x1 x2 आर टू डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, वेयर x1 एंड x2 आर पोजीशंस एंड T1 एंड T2 आर टाइम इंस्टेंसेस, है ना। तो अगर क्या है, मान लो let us suppose that x1 and x2 are the positions of an object at time t1 and t2 respectively, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करोगे? डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका होगा क्या? x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम, डिस्प्लेसमेंट का टाइम क्या होगा, है ना। तो टाइम को किससे डिनोट करोगे? डेल्टा टी से। व्हाट विल बी डेल्टा टी? T2 माइनस T1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1। यहां आपको डेल्टा क्या है? दिस डेल्टा इज वेयर डेल्टा इज द चेंज इन एनी क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या क्वांटिटी है चेंज? कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? x क्या है? पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन वो क्या है? डेल्टा x। सो डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताओगे आप? डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा x से बताओगे, दैट इज x2 माइनस x1। यहां पे दो केस समझना बहुत जरूरी है, उसको देख लो। केस 1, ठीक है। केस 1 क्या कहता है कि अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, इसका मतलब क्या होगा? जो डेल्टा x होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगी,
केस 2 क्या कहता है कि x2 is less than x1 implies delta x will be negative। ये तो बहुत सिंपल है ना भाई, यहाँ पे x2 की वैल्यू अगर x1 से ज्यादा है तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर x2 की वैल्यू x1 से लेस है तो माइनस करोगे तो डेफिनेटली डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity। why? because it has both magnitude and direction। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी बताना होता है कि मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन भी हमें पता चल रहा है ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। वहां पे क्या है, केवल यहाँ पे केवल वैल्यूज पता चल रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज भी पता चल रही। मतलब हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है, डायरेक्शन भी पता चल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अभी देखो वन डायमेंशनल मोशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ना कि भाई हम अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस y है ना। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि भाई अगर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव है, राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जा रहा है तो निगेटिव है। किसके टर्म्स में, ओरिजिन के टर्म्स में। रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, याद रखो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम वन डायमेंशनल मोशन में भी और टू डायमेंशनल मोशन, अगर हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड है, हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एक क्या हो जाएगा आपका वन डायमेंशनल मोशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। दूसरा टाइप का मोशन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लें, कहाँ गया वो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूं कि भाई एक कार है जो O से स्टार्ट हो रही है और P तक जा रही है, ठीक है, तो मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू P, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स होगा, क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ x1 क्या है O, x2 क्या है P, 360 माइनस 0 करोगे, बहुत सिंपल है ये, क्या हो जाएगा 360 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस 360 मीटर। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी मिला और प्लस हम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें डायरेक्शन भी पता चल गया कि वो राइट साइड ऑफ द ओरिजिन जा रहा है, करेक्ट। और सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं आपको कहता हूं कि भाई अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, किसका, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q। तो बहुत सिंपल है, इसके केस में क्या हो जाएगा, जो x2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x1 हो जाएगा 360, x2 हो जाएगा 240, है ना। तो x2 हो गया 240, x1 हो गया 360, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू 240 माइनस 360 इक्वल टू माइनस 120 मीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आपको मिल रही है, और इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ले लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज दैट नोट, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the magnitude of displacement may or may not be equal to
द पाथ लेंथ। हमने पाथ लेंथ समझा है ना क्या होता है, दैट इज ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइन, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लो कि मुझे मोशन ऑफ कार लेना है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मुझे मोशन ऑफ कार है, कहाँ से है भाई, ओ से मुझे मोशन ऑफ कार लेना है पी तक। ठीक है, तो ओ से पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहता हूं कि मेरा पाथ लेंथ क्या है, तो पाथ लेंथ तो बहुत इजी है। कितना ट्रेवर्स हुआ, ओ से पी गया 360 मीटर, तो पाथ लेंथ क्या हो गया मेरा, प्लस 360 मीटर, है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी जो कैलकुलेट किए थे वो क्या होगा, 360 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 360 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ से पी के बीच में क्या हो गया, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया। अगर मैं वही ओ से पी जाता हूं और फिर क्यू आता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, तो पहले तो 360 हुआ, ठीक है, प्लस 120, है ना, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 480 मीटर। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो O से P गया और P से Q आया, सो बेसिकली वो कितना ट्रैवर्स किया, तो उसने क्या किया, वो 240 मीटर ही ट्रैवर्स किया। कैसे, तो वो O से P जाके P से Q, इसको समझने के लिए पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। ठीक है, डिस्टेंस पाथ लेंथ की जब बात करते हैं, मान लो ये O, ये P है, ये O है, ये Q है। ठीक है, तो O से P गया तो पाथ लेंथ क्या हुआ, जो पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट, इसीलिए पाथ सेम आया। लेकिन जब O से P, P से Q गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ लेंथ ये दोनों को प्लस करके मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या पता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब ये पूरा ट्रैवर्स हो रहा है O से P, P से Q, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल, फाइनल कौन सा है, Q, माइनस क्या होगा, O। तो यहां पे देखो अगर आप, तो O से P गया, P से Q गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं पाथ लेंथ, तो वो O से P, P से Q का एडिशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो फाइनल कहां पे पहुंचा, वो Q पे पहुंचा, वहां से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा। तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, Q, और x1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए क्या होगा, 240 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 240 मीटर। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक नोट क्या दिया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, उसकी वैल्यू जो आती है वो कभी कभी इक्वल टू पाथ लेंथ भी हो सकती है, कभी कभी नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको ये दो सिनेरियो बताए हैं, इस सिनेरियो में इक्वल टू पाथ लेंथ है, इस सिनेरियो में नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ है। ठीक है, ऑल्सो एक और केस ले लो, ठीक है, इसको भी समझ लो। ठीक है, वो क्या केस है कि द मैग्नीट्यूड of displacement for a course of motion may be 0, but path length is not 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन पाथ लेंथ जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो कैसे, जैसे एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, अब मान लो मुझे जो है एक उसी सेम एक्सिस पे हम लेंगे, हाँ, एक कार स्टार्ट हुई,
वो ओ से स्टार्ट हुई, ठीक है, देखो ये ओ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, पी तक गई 360 तक और वापस ओ पे आ गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसके केस में? अगर आप ध्यान से देखो, वो ओ से पी पे गया और वहां से ओ आया, तो उसका जो x2 और x1 है दोनों तो सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसके केस में इट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन यहीं पे अगर पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ क्या हुआ, ओ तक जाने में 360 हुआ प्लस पी से ओ आने में 360 हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 720 मीटर का पाथ लेंथ हुआ, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो यहाँ पे ना ये जो टर्म्स है ना, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू योर ये इनिशियल टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेसिस पे फिर आगे के टर्म्स आपको समझ में आएंगे। पाथ लेंथ को समझ लो, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो पाथ लेंथ होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करना है, दैट्स इट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आप कितना भी आप यहां से उठाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां, अगर वापस आ गए, ओ से स्टार्ट किए ओ पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पाथ लेंथ की बात करता हूं तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ये x1 अगर हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, x4 हुआ, x5 हुआ, x6 हुआ, तो पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ये आपका पाथ लेंथ होगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड, हाँ, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ इज द टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एक बात और समझ लेनी है कि जो आप पोजीशन और टाइम की बात यहाँ पे कर रहे हो ना, डिफरेंट टाइम में आपको जो डिफरेंट पोजीशंस पे आप जा रहे हो, तो इसका आप जो है ना एक्चुअली एक ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं, उसके बाद पोजीशन टाइम बताऊंगा। कभी भी कोई ग्राफ अगर बनाते हो और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ y और यहाँ x होता है, तो इसको xy ग्राफ बोलोगे या yx ग्राफ बोलोगे, है ना। इसको हम कहते हैं ना x वर्सेस y ग्राफ या y वर्सेस x ग्राफ। इसको x वर्सेस y ग्राफ नहीं बोलोगे, y वर्सेस x ग्राफ बोलोगे। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। जो भी आपके y डायरेक्शन है, y क्यों, क्योंकि y की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है चेंज इन द पोजीशन इन द वैल्यूज ऑफ x। x जैसे जैसे पोजीशन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती है, समझे ना। तो ये क्या होगा, y वर्सेस x ग्राफ हुआ, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। ये मैंने क्यों बताया है, बिकॉज अब हम बनाने वाले हैं क्या, अब हम बनाने वाले हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बहुत सिंपल है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या है, किस डायरेक्शन में पोजीशन होगा, इस डायरेक्शन में पोजीशन होगा। मैंने आपको बता दिया y-x के टर्म्स में ये पोजीशन हुआ। मान लो ये x से हमने डिनोट किया है ना, x किस में है, मीटर्स में डिनोट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पोजीशन है इसको हमने क्या बताया, टाइम। इसको टाइम को किससे डिनोट किया, टाइम को डिनोट किया t से, और वो किस में दिखा रहे हैं हम लोग, सेकेंड्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लो कि आपका टाइम है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। यहाँ पोजीशन है 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। तो एक ग्राफ को इस तरीके से आप अगर डिनोट करते हो, अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ये मेरा लेट अस सपोज दिस इज माय ए ग्राफ नंबर ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पोजीशन टाइम ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टाइम, टाइम तो चेंज हो रहा है। 10 सेकेंड पे भी वो 40 मीटर था, 20 सेकेंड में भी वो 40 मीटर हुआ, 30 सेकेंड में भी 40 मीटर, 40 सेकेंड में भी 40 मीटर। इसका मतलब आवर ए ग्राफ इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट।
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टैटिक, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ दैट यू कैन ड्रॉ फॉर, देयर इज अनदर वे ऑफ ड्रॉइंग द पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्स को मीटर में दिखा देंगे, ठीक है। 0 है तो मान लो कि 10, ठीक है। 10 सेकेंड्स में मान लो वो 10 मीटर गया, 20 सेकेंड्स में मान लो वो 20 मीटर गया, 30 सेकेंड्स में मान लो वो 30 मीटर गया, 40 सेकेंड्स में मान लो वो 40 मीटर गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है समझो, 10 सेकेंड्स में 10 मीटर, 20 सेकेंड्स में 20 मीटर, 30 सेकेंड्स में 30 मीटर, ठीक है, 40 सेकेंड्स में 40 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो तो कैसे बनेगा, ये सारे पॉइंट्स को मिला दो, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको ग्राफ पे जब बनाओगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इफ द ऑब्जेक्ट is moving along the straight line covers equal distances in equal intervals of time, देन वो जो मोशन होता है, भाई मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंस्टेंसेस में या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो दो टाइप के ग्राफ मैंने आपको बता दिए, एक क्या बता दिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भाई जो 40 मीटर ही वो कवर कर रहा है हर टाइम इंस्टेंट में, मतलब वो जो है मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का आप ग्राफ भी याद रखना है ना। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इक्वल इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, 10 मीटर में 10 मीटर, 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में 20 मीटर। तो वो जो है ना आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझा कि भाई इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक थर्ड वे भी हो सकता है। व्हाट इज दैट थर्ड वे, कि भाई अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से पहले स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम इंटरवल तक वो क्या हो रहा है कि भाई उसका जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा ऊपर गया, है ना। उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर वो डिक्रीज करने लगा अपना। तो यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो होता है वेलोसिटी और स्पीड, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। उससे हम ये क्या है, ये एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, अगर 10 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, 20 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, इसका मतलब देयर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, है ना। वो एक ही स्पीड से जा रहा है, तभी तो वो सेम कवर कर पा रहा है ना। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड कुछ बढ़ाया, यहाँ पे स्पीड कम किया, तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी तो ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट होता है
थोड़ा सा रियल वर्ल्ड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता है ना। आप जब गाड़ी चलाते हो तो घर से निकलते हो, फिर एक स्पीड पकड़ते हो, फिर अचानक से जो है सामने में कोई आ जाता है तो हल्का सा धीमा कर लेते हो गाड़ी, फिर स्पीड पकड़ते हो, फिर अचानक से ट्रैफिक आ जाता है तो फिर रुकते हो, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ते हो, फिर क्या होता है सिग्नल्स आ जाते हैं तो सिग्नल पे वेट करते हो। तो रियल टाइम में यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इट इज प्रैक्टिकली इनफीजिबल टू अचीव। वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है, और इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको समझना जरूरी है, और इसके बारे में हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया? डिस्प्लेसमेंट, टाइम का क्या रोल है डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसे बनता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।